सीटेट पेपर 2 मैथ्स पेडागोजी के लिए हम टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, डिस्कैल्कुलिया की विशेषता क्या है। तो जो डिस्कैल्कुलिया होता है वो गणित समझ संबंधी विकार होता है, मतलब जिनको गणित समझ में नहीं आती उनको हम कहते हैं कि डिस्कैल्कुलिया हो गया है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हमसे पूछा गया है। संख्याओं की संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, सही है। संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता। लेकिन ये जो चौथा विकल्प दिया गया है, वर्णमाला को पहचानने में अयोग्यता, तो ये गणित संबंधी विकार नहीं है, वर्णमाला को पहचानने में जो अयोग्यता है। और हमसे क्या पूछा गया था, जो डिस्कैल्कुलिया की वो विशेषता है वो पूछा गया था। तो डिस्कैल्कुलिया की जो विशेषता है वो 3 विकल्प में हमें मिलती, ए, बी और सी। तो इस प्रकार सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि जियोजेब्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वह सही है। तो ये जो जियोजेब्रा होता है यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग ज्यामिति में खोज और अन्वेषण के लिए किया जाता है, और इसका जो उपयोग है वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही करते हैं। दोनों के लिए यह क्या होता है, उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। गणित शिक्षण के अधिगम के बारे में पूछा गया है। तो चलिए हम अब जो विकल्प है वो देख लेते हैं। तो दिया गया है कि पहला विकल्प, निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। निर्देश का जो माध्यम है वो गणितीय समझ पर असर करता है, यह सही है। अब दूसरा दिया गया है कि जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है, मतलब लड़के गणित पढ़ रहे हैं या लड़की गणित पढ़ रही है तो उससे कोई समस्या होगी क्या, नहीं होगी। अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय सक्षमता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, प्रभाव होता है। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात होती है, नहीं जी ऐसा नहीं है। बच्चा गर्भ में गणित नहीं सीखता है, ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, निर्देश का माध्यम गणितीय समझ पर असर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि n सम है तो n स्क्वायर सम है। चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि यदि n सम है, तो मान लीजिए हमने n बराबर, एक मिनट, हम यहाँ क्या करते हैं, n बराबर 2 मान लेते हैं। अभी हमसे क्या कहता है कि यदि n सम है, मतलब n बराबर 2 हो गया तो n स्क्वायर सम होगा। 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि यदि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा, सही है, होगा। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि यदि n स्क्वायर सम नहीं है। अब ये बात कर रहा है कि सम नहीं है, मतलब ऐसी कोई संख्या देखना है, मतलब जिसका हम स्क्वायर करें तो वो सम नहीं आएगी, तो n भी सम नहीं होगा। ये हम करके देख लेते हैं। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि n स्क्वायर बराबर हम मान लेते हैं 9, ठीक है जी। ये 3 का स्क्वायर और सम नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्या कहना है कथन में कि यदि n स्क्वायर सम नहीं तो n भी सम नहीं होगा। तो दोनों कथन सही हैं। तो अब इसमें से हमें बताना है कि कथनों पर विचार करके बताना है कि ये जो कथन हमने पढ़े इनसे क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो बी ए की प्रति स्थिति है, ठीक है जी, बी ए की प्रति स्थिति है, यह निष्कर्ष निकल रहा है। बी ए का प्रतिलोम है, विलोम है, विपरीत है, उल्टा है, ये सब नहीं है। बी क्या है, ए की प्रतिस्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। एक त्रिभुज के समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही है। समद्विबाहु होने की बात की जा रही है, त्रिभुज के समद्विबाहु होने की बात कही जा रही है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये त्रिभुज है, ठीक है जी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है जी। 2 भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों आवश्यक होती हैं। भुजाएं होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना, 2 भुजाएं इनकी बराबर होनी चाहिए, और इसके जो 2 कोण हैं वो
समान होने चाहिए। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होने चाहिए, दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इनके क्या है, कोण बराबर होने चाहिए। और यह क्या है, इसका आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है। इसके अलावा और कोई प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कि इसके दो कोण समान हैं और दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है। गणितीय प्रतिरूपण का जो उदाहरण है वो पूछा गया है। तो गणितीय प्रतिरूपण मतलब क्या है, मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब ऐसा हम क्या करें जिससे जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो दिख जाए। तो इसमें चलिए हम विकल्प को पढ़ते हैं। पहला विकल्प है कि परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना। ठीक है जी। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना, लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना, तीन बीमा वाली त्रिविमीय आकृतियों के नमूने बनाना। तो अब देखिएगा कि शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना। शाब्दिक समस्या के लिए यदि हमने समीकरण बना दिया तो ये क्या दर्शा देगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की विशेषताएं नहीं हैं। हमें क्या बताना है कि गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विशेषता है वो नहीं है, वो हम देख लेते हैं। चलिए विकल्प हम पढ़ते हैं कि विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत संरचना को समझाने में सहायता करना। तो ये तो है, ठीक है जी, ये क्या है। विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना, ये भी ठीक है। विद्यार्थियों को अमूर्त प्रत्ययों को संचारित करने में समर्थ बनाना। लेकिन यदि यहाँ पर बात की जाए कि विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना, यदि हम विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित कर रहे हैं तो यह क्या हो सकता है, हमारा कोई उच्चतर लक्ष्य नहीं हो सकता कि हमने गणित पढ़ाया है और हम यांत्रिक परिकलन में उसको समर्थ बनाएं। ठीक है, यांत्रिक परिकलन में उसको प्रशिक्षित करें, उसको समर्थ बनाएं, ये हमारा क्या हो सकता है, उद्देश्य नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्न में से कौन सी जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं का पुनरावृत्त योग है, महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन का प्रतिलोभ है। तो प्रक्रिया का यदि हम चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करें ना तो ये उपयुक्त होगा। हम आपको बता देते हैं। चलिए इसको मैं थोड़ा सा एक जगह पे जूम कर लेता हूँ। देखिए ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है जी। अब एक सर्कल हमने एक गोला बना लिया, ये क्या हो गया, बीच से एक मैंने लाइन खींची तो जो ये गोला है इसके दो हिस्सा बन गए। एक और मैंने लाइन खींचा तो ये जो गोला है इसके चार हिस्से बन गए। इस हिस्से की यदि हम बात करें, इस हिस्से की, तो ये जो हिस्सा हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 हो गया। तो यही क्या है, माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जो सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। तो प्रक्रिया के यदि हमने चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन कर लिया तो यह क्या हो जाएगी, हमारी उपयुक्त प्रणाली हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम संसाधनों का उपयोग दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा सकता है। चलिए विकल्प हम पढ़ लेते हैं। पूछा क्या गया, दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब जो देखने में सक्षम नहीं हैं, दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए हम जिनका उपयोग है वो नहीं कर सकते। टेलर का गिनतार इसका उपयोग तो हम कर सकते हैं, 10 ग्राम का उपयोग भी कर सकते हैं और जियोवोट का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, इसमें जो दिया गया है जियोजेब्रा, तो ये जियोजेब्रा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है जी, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग ज्यामिति में खोज और अन्वेषण के लिए हम करते हैं।
विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए यह उपयुक्त होता है। लेकिन क्या होता है, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यह उपयोग नहीं होता है। लेकिन जो टेलर का गिनता रहा है, टेनग्राम है, जियो बोर्ड है, इनका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, संसाधन के रूप में कर सकते हैं जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपागम गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि या जो उपागम है वो गणित शिक्षण के संबंध में नहीं है। विकल्प हम पढ़ लेते हैं। विश्लेषण संश्लेषण, तो यह विधि तो है। समस्या समाधान विधि भी है। निगमनात्मक और अगान्मात्मक ये विधि हैं। लेकिन क्या है, रटकर याद करना, रटकर याद करना, रटांत, ये क्या है, ये कोई विधि नहीं है। तो चलिए इस सेशन में हमने जो है 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।